आज बच्चों हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंड क्लास है। आज हम ट्रांसफार्मर के सेकेंड क्लास में ट्रांसफार्मर रेशियो, आइडियल ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स फाई बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी, और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना था। ठीक है, और आगे हम लोगों ने पढ़ा था E1 बराबर N1 एफ फाई एम साइन 90 माइनस फाई माइनस 90। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो इक्वेशन हमने कल अध्ययन किया था। हम देख रहे हैं कि फ्लक्स जो हमारा है फाई बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं कि E1 और E2 यहाँ पे हो जाएगा N2 एफ फाई एम साइन ओमेगा फाई माइनस। ठीक है, कल ये चीज़ें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि फ्लक्स फाई से प्राइमरी साइड में भी ईएमएफ E1 इंड्यूस हो रहा है, उसी फ्लक्स फाई से सेकेंडरी साइड में भी ईएमएफ E2 इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो सेम फ्लक्स से E1 और E2 दोनों क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि E1 और E2 एक ही फेज में होंगे। क्या कहेंगे, E1 और E2 एक ही फेज में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे फेजर डायग्राम हम देखेंगे। फेजर डायग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम में हम देखेंगे कि E1 और E2 क्या है, सेम फेज में है। तो यहाँ लिख दें, चूंकि फ्लक्स फाई से E1 और E2 दोनों उत्पन्न होते हैं तो E1 और E2 सेम फेज में होंगे। ठीक है, और हम देखेंगे फाई साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मैंने कहा था, ओमेगा टी का हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा ना, अर्थात फाई जो फ्लक्स होगा वो रिफरेंस पर होगा। 0 डिग्री अगर हम रिफरेंस माने तो रिफरेंस लाइन पर होगा, चूंकि ओमेगा टी में प्लस या माइनस कुछ नहीं है। ठीक है, ओमेगा टी में प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे क्या कि ये रिफरेंस लाइन पर होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा क्या है, फाई रिफरेंस लाइन पर है। ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 90 डिग्री क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। अर्थात E1 और E2 दोनों क्या करेंगे, मेन फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करते हैं, लैग करते हैं। E1 / E2 90 डिग्री क्या करेंगे,
लैग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे E1 ऑब्लिक E2 मेन फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करते हैं, लैग करते हैं। मेन फ्लक्स फाई से लिख सकते हैं, फाई से क्या करते हैं, 90 डिग्री लैग करते हैं। ठीक है, तो हम बस यही जानना था हमें, है ना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, ये पूछा भी जाता है यूपीपीसीएल में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जानने से पहले थोड़ा सा हम इसमें और कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध अनंत इनफाइनाइट होता है। यहां से क्वेश्चन एक बन जाएगा, क्वेश्चन एक यहां से बनेगा। ठीक है, तो हम आगे अब अध्ययन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। ठीक है, मैंने बताया था कि ये ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं करता है, पावर अर्थात अपरेंट पावर को चेंज नहीं करता है, कल मैंने इसको बताया था। तो कैसे नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारी पावर है, जैसे हमारी 10 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, तो जो पावर इनपुट में होगी वही पावर क्या होगी, आउटपुट में भी होगी। मतलब 10 kVA प्राइमरी पर है तो 10 kVA सेकेंडरी पर भी होगा। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ पर E1 है, थोड़ा सा फिगर बना दें, V1। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम समझेंगे। होता क्या है, एक एजप्शन था ये। ठीक है, एक धारणा थी, एक मानना था किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ राइटर ने उसे एक मतलब फार्मूला बना दिया कि ये वास्तविक रूप से उन्होंने बताया कि E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 होता है, राइटर ने बताया। लेकिन हम कहते हैं कि E1 बाई E2 बराबर N1 बाई N2 बराबर I2 बाई I1। दोनों सही है, बस किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये एक धारणा थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे एक फार्मूला बना दिया। ठीक है, हम दोनों तरीकों से हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। तो हम कहेंगे क्या, ये दोनों क्या है, सही है। क्या है, सही है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम देखेंगे, दोनों के माध्यम से अगर किसी हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो दोनों से देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो बच्चों हम देखेंगे आगे क्या
इसको ले लें, अगर मान लीजिए हम इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को लेकर हम आगे चलते हैं, तो देखते क्या है, E1 बाई E2 बराबर I2 बाई I1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 I1 बराबर क्या होगा, E2 I2 होगा बच्चों, है ना, E1 I1 बराबर E2 I2। मतलब कि यहाँ पे अगर इनका हम कहें कि यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर होगा। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्ट एम्पियर ना, यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर, इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर होगी, है ना। बच्चों हम जानते हैं एसी सर्किट एनालिसिस में, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है लेकिन पढ़ाएंगे, एसी एनालिसिस में पावर 3 प्रकार की होती है। एसी एनालिसिस में पावर 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, है ना, ये 5 माने ना, तो ये हमारी क्या है, VI है ना, ये हमारा VI साइन फाई है, ये हमारा VI कॉस फाई है, ठीक है, ये हमारा VI है, ये VI साइन फाई है, ये क्या है, VI कॉस फाई है, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे VI ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट पावर, ये क्या है, VI एपरेंट पावर है, ये हमारी क्या है, ट्रू पावर है, या आर कह सकते हैं, आर एक्टिव पावर भी कहते हैं, एक्टिव पावर है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, हमारा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, ठीक है बच्चों। अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर, यहां पे क्या होगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होगा, और ये क्या होगा, वाट होता है ना, ट्रू पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, वोल्ट रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, और एपरेंट पावर की जो यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर होती है। थोड़ा इससे अधिक वैल्यू की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोवाट, इसको क्या लिख सकते हैं, किलोवाट ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, kVIR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखेंगे कि जो हमारी ये है E1 I1 बराबर E2 I2, अगर इसी इक्वेशन में हम क्या करें इसमें हम क्या करें, 2 से हम 1000 से भाग दे दें, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा kVA में। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 में भाग देते हैं तो E1 I1 बराबर E2 I2 ना, दोनों पक्षों में हम क्या करें, 1000 से भाग दे दें ना, 1000 से हम क्या करें, भाग दे दें, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, kVA में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का हम मिटा देते हैं, ठीक है, E1 I1 बटा 1000, E2 I2 बटा 1000, तो ये वोल्ट एम्पियर किस में परिवर्तित हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा kVA1 बराबर kVA2 हो जाएगा ना बच्चों। मतलब कि अगर हम प्राइमरी साइड में या E1 I1 में हम क्या करें, 1000 से भाग दे दें, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, kVA में, मतलब ये वोल्ट एम्पियर किस में परिवर्तित हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर का
लिख लेंगे ट्रांसफार्मर का केवीए प्राइमरी साइड बराबर होगा क्या, बराबर ट्रांसफार्मर का केवीए सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मिल गया ना, मिल गया कि नहीं, केवीए प्राइमरी साइड का बराबर केवीए सेकेंडरी साइड का। तो हम कहते हैं ना कि इसके एपरेंट पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे बच्चों हम लिख लेंगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए आब्लिक एमवीए आब्लिक वोल्ट एम्पियर ना। यहाँ की इसको क्या लिख लेंगे, अपरेंट पावर होता है ना, अपरेंट मतलब होता है आभासी ना, आभासी शक्ति है ना, अपरेंट पावर में की जाती हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय लोड का पावर फैक्टर नहीं पता होता है। ठीक है बच्चों, मतलब कि हम देख रहे हैं कि अपरेंट पावर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब अगर 10 kVA मैंने दिया तो 10 kVA आउटपुट पे भी प्राप्त होगा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए आब्लिक एमवीए वोल्ट एम्पियर में की जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते वक्त हमें नहीं पता होता है कि लोड का पावर फैक्टर कितना है। ठीक है, और हम ठीक है बच्चों, बस इसको इतना मतलब जितना हमने बताया ये है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बच्चों हम देखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज V1 है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, I1 फ्लो होगा। ठीक है, हम देखेंगे इस ट्रांसफार्मर में जब लोड कनेक्ट नहीं है, विदाउट ये क्या है लोड है, तो हम देखेंगे इसमें बहने वाली ना, मतलब जब मैंने क्या किया सप्लाई वोल्टेज V1 दिया लेकिन सेकेंडरी साइड में यहाँ पे लोड कोई कनेक्ट नहीं है, तो देखेंगे क्या कि इस I1 के क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट होंगे ना। तो I1 के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे लिख लें I1 के अलग अलग दो कंपोनेंट घटक होते हैं। पहला जो हमारा घटक होगा जब हम लोड जोड़े नहीं है तब की कंडीशन में। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली ना आइडियल होता है कि नहीं। वैसे कोई भी ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली आइडियल नहीं है क्योंकि उस ट्रांसफार्मर में कुछ न कुछ लॉसेस हैं।
कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियली हो ही नहीं सकता। अगर आइडियली होगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, 100% होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि I1 के दो अलग अलग क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा हमारा I0 होगा ना, I0 होगा, ये क्या होगा, नो लोड कंपोनेंट। पहला हमारा क्या होगा, I0 होगा, ये क्या होगा, नो लोड कंपोनेंट, सॉरी नो लोड करंट इसको लिखेंगे ना, नो लोड करंट। यह एक ऐसा करंट है कि चाहे लोड हम कनेक्ट करें या ना करें, लेकिन ये करंट क्या होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लो होगी ही तो होगी, है ना। मतलब कि अगर हम लोड कनेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी ये करंट क्या होगी, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर फ्लो होगी ना। तो लिख लेंगे कि यह एक ऐसा करंट है, यह एक ऐसा करंट है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर लोड कनेक्ट हो या न हो, कनेक्ट हो या न हो, यह सेकेंडरी साइड पर, यह सेकेंडरी साइड पर फ्लो करेगा ही करेगा ना। मतलब कि अगर हम लोड नहीं भी कनेक्ट किए हैं तब भी यह करंट क्या होगा, फ्लो करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर। जबकि आइडियल के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब कि जो जिसमें कि I0 करंट फ्लो न हो ना, ये करेगा। इसके भी दो कंपोनेंट हैं, जब ये करंट फ्लो होगी तब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से होंगे, पहला हमारा इसमें होगा IW, जिसको हम बोलते हैं IW ना, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसको, ठीक है, नहीं उधर लिख लेते हैं, ठीक ना। पहला हमारा है क्या, इसमें दो कंपोनेंट होंगे ना, पहला हमारा है IW, जिसको हम बोलते हैं क्या, वाटफुल कंपोनेंट ना, और दूसरा हमारा है IM, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मतलब कि इस I0 के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये किसी ट्रांसफार्मर में फ्लो होगी I0 तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वाटफुल कंपोनेंट होगा, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा। वाटफुल कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं, या IW करंट वे करंट है जो किसी ट्रांसफार्मर में लॉसेस के रूप में नष्ट हो जाती है ना। तो इसको ये किस में नष्ट होगी, कोर लॉस के रूप में ना। वाटफुल कंपोनेंट किस में नष्ट होगा, कोर लॉस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कोर लॉसेस ना। ये वाटफुल कंपोनेंट किसको दर्शाएगा, कोर लॉसेस को दर्शाएगा, जबकि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट किसको दर्शाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे यह एक ऐसा करंट है जो
कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करता है। हम देखेंगे हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कोई ट्रांसफार्मर आइडियल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं, हम पा रहे हैं ही कि कोई ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है। जब भी बिना लोड के हम देख रहे हैं कि उसमें लॉसेस हो रहा है, कोर लॉसेस हो रहा है, और देख रहे हैं कि कोर में ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी उत्पन्न हो रहा है विदाउट लोड। बिना लोड के हम देख रहे हैं कि लॉस भी हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए आई नॉट के, जो बिना लोड के करंट फ्लो होगी। एक होगा वाटफुल कंपोनेंट जो कि कोर में लॉस उत्पन्न करेगा या कोर में लॉसेस उत्पन्न करेगा, और दूसरा होगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि क्या करेगा, कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करेगा। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक ना, तो हमने देख लिया कि कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, क्योंकि लॉस भी हो रहा है। और मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब वो है जो जिसमें क्या हो, किसी प्रकार का लॉसेस नहीं हो, किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप ना हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लॉसेस भी हो रहा है ना, और देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने में भी लॉस हो रहा है ना। तो हम कह लेंगे कि मतलब कि कोर के थ्रू भी लॉस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के भी माध्यम से कुछ न कुछ नष्ट हो रहा है। ठीक है, लोड कनेक्ट न रहने पर भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या लिखेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लिखेंगे ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस ना, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लॉस मतलब कोर लॉस नहीं होना चाहिए। किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। आई नॉट जो हमारी करंट है वो क्या है ना, आई नॉट जो करंट हमारी है वो क्या है, वाटफुल कंपोनेंट है ना, प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है ना, है ना। देख रहे हैं बच्चों, आई नॉट इजक्वल टू यही ना है, ये दो भागों में हो रहा है या इसके दो घटक हैं, वाटफुल कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, नो लोड करंट के दो कंपोनेंट है, वाटफुल कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू शून्य ना। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ही होना चाहिए, और लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, जो कि हमने पहले देख लिया है। ठीक है, और हम देखेंगे आगे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए ना, आई आर ना, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई आर होता है ना। ठीक है, तो आगे और देखेंगे ट्रांसफार्मर में कोई भी
रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे फेजर डायग्राम नो लोड की कंडीशन में। नो लोड की कंडीशन में हम देखेंगे फेजर डायग्राम। ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, और रेफरेंस पे हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। रेफरेंस पे हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, ये हमारा V1 क्या है, इनपुट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इसी पे क्या रहेगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या रहेगा, IM रहेगा। इसी पे क्या रहेगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM रहेगा। और इस पर क्या रहेगा, ये वाटफुल कंपोनेंट। ठीक है, इनपुट सप्लाई वोल्टेज है ना, और रेफरेंस पर हमारा फ्लक्स है। और यहाँ पे क्या रहेगा, जब फ्लक्स रहेगा तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रहेगा, और इस पर क्या रहेगा, सप्लाई वोल्टेज V1 पर हमारा वाटफुल कंपोनेंट रहेगा। अर्थात हम कह लेंगे ये दोनों एक ही फेज में होंगे। क्या कहेंगे, ये दोनों एक ही फेज में होंगे। इनको भी क्या कह लेंगे, ये दोनों एक ही फेज में होंगे। ठीक है, और इसका वाटफुल कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या होगा, I0 होगा ना, I0 ना रिजल्टेंट। ठीक है, और ये हमारा एंगल जो होगा फाई होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, ये तो नो लोड की कंडीशन के लिए है। अगर हम देखना चाहेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, तो देखेंगे वहाँ पर फेजर डायग्राम क्या होगा। तो इसको बच्चों मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख के इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जितने स्टार बनाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी UPPCL में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी बताया गया है इसमें सिर्फ वही आएगा, उससे अलावा या उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में सही ढंग से उतार लें। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी देखेंगे, ये तो नो लोड की कंडीशन में है फेजर डायग्राम। यहां पे लिख लीजिएगा नो लोड कंडीशन। यहां से एक क्वेश्चन बना था UPPCL में, इसलिए हम बता रहे हैं कि आइडियल के केस में अब क्या होगा। ये तो नो लोड की कंडीशन में है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तो हम देखेंगे फेजर डायग्राम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइडियल कंडीशन में हम फेजर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, आइडियल कंडीशन में फेजर डायग्राम, आइडियल कंडीशन में हम फेजर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं आइडियल कंडीशन में होता क्या है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है, ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। ठीक है,
फेजर डायग्राम आइडियल कंडीशन में आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बना है। ठीक है, इसमें होता है क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और या वाटफुल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है ना। वाटफुट कंपोनेंट क्या होता है, शून्य होता है। तो आई नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं आई डब्ल्यू प्लस आई एम लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई एम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम है, क्या है, आई एम है, ये फ्लक्स है, 0 डिग्री रेफरेंस है, ये V1 है। तो ये जब शून्य हो जाएगा, कौन सा, आई डब्ल्यू जब 0 हो जाएगा तो आई 0 या आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम होगा। तो यहाँ पे आई नॉट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट होगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे इनपुट सप्लाई वोल्टेज और आई नॉट के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बच्चों दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये नो लोड की कंडीशन है, ये आइडियल की कंडीशन है। पूछता है क्वेश्चन आपसे कि क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, देख लीजिए थोड़ा सा। और ये एंगल जो होता है थोड़ा सा बता दें, ये जो नो लोड एंगल होता है ये 75 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। पूछेगा कि नो लोड कंडीशन में इनपुट सप्लाइड वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच एंगल कितना होगा। नो लोड कंडीशन अलग है तो उसमें आप कहेंगे 75 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। जब आइडियल की कंडीशन आएगी, पूछेगा इनपुट सप्लाई वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच एंगल कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ठीक है, और अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके बाद लॉसेस अध्ययन करेंगे।